हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की रोग निदान सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 जो कि है सापेक्ष निदान और व्यवच्छेदक निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आसान लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं। तो आयुर्वेद वाणिज्य में सापेक्ष निदान और व्यवच्छेदक निदान यह शास्त्रीय निदान प्रक्रिया है जिसके द्वारा समान लक्षण वाले दो या दो से अधिक रोग का परस्पर तुलनात्मक विश्लेषण करके लक्षण सच्चय संप्राप्ति तथा आंतरिक दोष दूसरे समूर्छना के सूक्ष्म भेद के आधार पर वास्तविक व्याधि का निश्चित ज्ञान किया जाता है। समझते हो? तो देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी व्याधि हैं जिनके समान लक्षण हैं, ठीक है। ऐसे दो या दो से अधिक रोग हैं, तो अब उनका क्या किया जाएगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाएगा। उनके लक्षण के आधार पे, संप्राप्ति के आधार पे, दोष दूष्य समूर्छना के आधार पे उनका क्या किया जाएगा? क्लासिफिकेशन किया जाएगा या अलग अलग उन्हें रखा जाएगा कि इसमें ये होगा तो इसका नाम ये होगा, इसमें ये होगा तो इसका नाम ये होगा। जैसे एग्जाम्पल दे के मैं बात को अगर समझाऊं तो ज्वर है। ज्वर 5 प्रकार का होता है, संतत, सतत, संतत, चतुष्टक, ठीक है। तो इसमें है तो सारा ज्वर ही तो है, लेकिन कब आ रहा है वो, कब जा रहा है वो ज्वर, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है। तो मारिश केवल एक या दो समान लक्षण के आधार पर व्याधि का निश्चय नहीं करना चाहिए, अपितु संपूर्ण व्याधि घटक और पंच निदान की परीक्षण करना चाहिए। व्यवच्छेदक निदान की आवश्यकता मुख्य रूप से इन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। देखो, समान लक्षण, जैसे अतिसार और प्रवाहिका में समान लक्षण है, जैसे श्वास और कास में प्रारंभिक लक्षण समान होते हैं, ठीक है। दोष दूष्य साम्यता, जब दो भिन्न व्याधि में कुपित दोष और दूष्य समान हो परंतु व्याधि का अधिष्ठान अलग हो सकता है, जैसे कामला और पांडु हो गया। साध्य साध्यता में साध्य व्याधि को असाध्य समझकर चिकित्सा का त्याग ना हो अथवा साध्य में देखो, ये सारे वो हैं जिनकी जो परिस्थितियां आती हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। कभी कभी लक्षण समान होते हैं बट वो है तो बीमारी अलग अलग, लाइक अतिसार एंड प्रवाहिका। सब में क्या हो रहा है? बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, लिक्विड मल आपको आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। काश श्वास के प्रारंभिक लक्षण समान होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात कही है दोष दूष्य समानता की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोष और दूष्य तो समान हो सकते हैं परंतु उसका अधिष्ठान अलग हो सकता है, लाइक कामला और पांडु, ठीक है। जैसे पांडु बिल्कुल त्वक में होता है, कामला शाखाश्रित कामला होता है, पोष्ट आश्रित होता है, तो ये डिफरेंस भी हो सकता है। साध्य साध्यता के बारे में बोल रहे हैं, साध्य व्याधि को असाध्य समझकर चिकित्सा का त्याग ना हो, ठीक है। हम साध्य व्याधि थी, असाध्य को समझकर हमने उसकी चिकित्सा ही नहीं की है, या फिर असाध्य व्याधि में साध्यता का भ्रम ना रहे कि वो असाध्य बीमारी है और आप उसे साध्यता समझकर अपनी टेंशन ले रहे हो कि ठीक हो जाएगा, उसे भी आप आश्वासन दे रहे हो। नेक्स्ट आता है उक्त व्याधि एवं अनुक्त व्याधि के व्यवच्छेदक निदान के चरण क्या होते हैं। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले वह शरीर में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आता है उक्त व्याधि और अनुक्त व्याधि, ये समझना जरूरी है। उक्त व्याधि वो होती है जिनका शास्त्रों में वर्णन होता है, अनुक्त वो होती है जिनका वर्णन नहीं होता बट हम उसे दोष दूष्य के आधार पर उन्हें समझते हैं। तो उक्त व्याधि हमें पता ही है, जैसे जिनके नाम हमारे ग्रंथों में है, लाइक ज्वर, प्रमेय, अतिसार, प्रवाहिका, काश, श्वास, हिक्का, मूत्रक्रच एंड मूत्राघात एंड डैश डैश डैश, वो सारी उक्त व्याधि है। बट अनुक्त व्याधि वो है जिनका नामकरण हमारे ग्रंथों में नहीं है, दोष दूष्य संप्राप्ति के आधार पर हम उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उक्त व्याधि के व्यवच्छेदक निदान के शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक चरण क्या है? सबसे पहले निदान परीक्षण हेतु यानी कारण का सूक्ष्म अन्वेषण, क्या आहार विहार वातवर्धक है, पित्तवर्धक है या कफवर्धक है, किस विशिष्ट हेतु से व्याधि की उत्पत्ति हुई है, लाइक अति अम्बुपान से मंदाग्नि होती है, अति व्यायाम से वात का प्रकोप होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर पूर्व रूप क्या है? व्याधि उत्पत्ति के पूर्व प्रकट होने वाले अव्यक्त लक्षण यानी पूर्व रूप की परीक्षा, लाइक प्रमेय में स्वेद अधिक्य होना, पाद सुप्तता यानी
पेडल नमनेस होता है, जबकि पांडु में हृदय, ये पांडु हृदय स्पंदन फिर आ गया, मैंने आपको बताया था ना कि पांडु में हृदय स्पंदन इसका बहुत ही स्पेशल पूर्व रूप है, ठीक है। हृदय स्पंदन एवं रोक्ष्य रूप लक्षण का व्याच्छेद, व्यक्त लक्षणों की तुलनात्मक अध्ययन करना, प्रधान लक्षण, अनुबंध लक्षण और उपद्रव का पृथक्करण करना, संप्राप्ति एवं स्थान संश्रय की बात करना कि क्षयवगुण्य कहाँ हुआ है। मैंने आपको पूरी संप्राप्ति का जो कॉमन फॉर्मेट बताया था, क्षयवगुण्य का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके बताया था। दोषों का प्रवाह किस मार्ग में, प्रवाह का भी बताया था, प्रोसेस सब आपको बताया था, ठीक है। तो दोषों का प्रवाह किस मार्ग में है, कोष्ठ में है, मर्मस्थि संधि में है या शाखा में है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके चरण होते हैं। फिर परीक्षण और भी है, भी परीक्षण क्या, रोगी की परीक्षा और रोग की परीक्षा होता है ना। तो रोगी परीक्षण कैसे करेंगे हम, त्रिविध, अष्टविध और षड्विध परीक्षा होती है, आपको पता ही होगा। आधुनिक क्या करें हम, उपक्षयात्मक परीक्षा, उपक्षय अनुपक्षय वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक परीक्षण होता है। इसे उपक्षय का मतलब, उपक्षय वाला चैप्टर भी मैं बताने की, उपक्षय वाला तो आज बताऊंगी ही, इसी में ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर की वीडियो बनाई है एक साथ, वो ज़्यादा सही रहता है, 2 चैप्टर एक साथ ही हो जाएंगे। उपक्षय जो आपके लिए हितकर है, अनुपक्षय जो आपके लिए हितकर नहीं है। अनुक्त व्याधि के लिए क्या चरण होंगे, ये कह रहे हैं सबसे पहले दोष ज्ञान के, रोगी में वात पित्त कफ में से किस दोष की वृद्धि या क्षय के लक्षण आ रहे हैं, ठीक है। समुत्थान किस विकार के किस स्थान से वो हुआ है, ठीक है, किस कहाँ गया, हाँ, तो वो किस स्थान से हुआ है, आमाशय है या पक्वाशय, क्योंकि 2 ही हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने दोष का ज्ञान किया। अब हमें देखो, ये अनुक्त है, अनुक्त का मतलब मैंने आपको बताया था शास्त्र में जिसका वर्णन ना हो। अब हमें शास्त्र में तो इसका कुछ पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम उसका दोष देखेंगे कि इसमें आखिर दोष कौन सा है, वात है, पित्त है या कफ है, और वृद्धि हो रही है कि क्षय हो रही है। जैसे शूल है, दाह है, गौरव आदि, ये दृश्य करके हम क्या लगा लेंगे, अगर शूल हो रहा है तो वात होगा, मतलब दाह है तो पित्त है, गौरवता है तो हमें लगेगा कि कफ वाली व्याधि है। समुत्थान से देखेंगे कि आमाशय है या पक्वाशय समुत्थान है। हेतु क्या है, आहार वाला है, विहार वाला है, मानसिक है या कोई आगंतुक या ट्रॉमा है। आ गया इतना समझ में। फिर स्थान और दूष्य का ज्ञान देखेंगे। दूष्य क्या होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसका श्रोतस देखेंगे, रस, रक्त, ठीक है, उदक, अन्न, ये सारे श्रोतस देखेंगे। आधुनिक नवीन रोग जैसे कोविड-19 में, ठीक है, आधुनिक नहीं पढ़ना है हमें। उपयुक्त उदाहरण समझेंगे। उक्त व्याधि अम्लपित्त और अंद्रव शूल का और परिणाम शूल में देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें मुख्य दोष क्या है, अम्लपित्त में तो पित्त है, अन्न द्रव शूल में वात पित्त है, परिणाम शूल में वात पित्त कफ तीनों होते हैं, और विशेषतः वात, देखो इसमें तो विशेष पित्त होता है, लेकिन जहाँ शूल है वहाँ विशेष वात ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों में विशेष वात है, लेकिन ये वात पित्त है, ये वात पित्त और कफ तीनों होगा। भोजन से संबंध क्या है कि भोजन के पाचन के समय यहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड सिक्रीशन होता है, विदा, अम्लोद्गार और कंठदाह, ये सब होता है। इसमें अन्न द्रव शूल में चाहे भोजन, ये अन्न द्रव शूल कभी भी हो सकता है। परिणाम शूल कब होगा, ये रिजल्ट है, यानी खाना खाते टाइम होगा या खाना खाने के बाद होगा। अंतरव शूल खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाते टाइम, उठते बैठते चलते फिरते एवरी टाइम। तो भोजन करने के पश्चात पाचन के समय सर्वदा शूल रहता है, और इसमें भोजन ये हो गया। उपक्षय क्या हो जाएगा इसमें, यानी रिलीफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वो क्या है जो इसके लिए हितकर होगा। तो इसमें क्या करा दोगे, अम्ल पित्त में वमन करा दो, ठीक है, ऊर्ध्व और अधा अम्ल पित्त होता है ना, तो वमन करा दो और शांत शीत उपचार कराओ। उपक्षय में क्या, इसमें क्या हो जाएगा, अन्न द्रव शूल तो हर टाइम होता है, तो इसमें पता है किसी भी चीज़ से यहाँ पे शांति नहीं मिलती, ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें शांति मिलती है भोजन करने पर। इसमें शांति कैसे मिलती है, भोजन करने पर दुख शीत अन्न से क्षणिक शांति हो जाती है, उष्ण आहार से। ये चीज़ याद रख लेना, इस चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जब आप पेपर 2 में अंतरव शूल परिणाम शूल डिटेल में पढ़ोगे, वहाँ भी आपके काम आने वाला है। फिर आधुनिक तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, आधुनिक देख के क्या करना है, आधुनिक वाला फैक्टर मत पढ़ो। फिर अनुक्त व्याधि व्यच्छेद नवीन विषाणु, ठीक है, ठीक, ये आप पढ़ लेना, इसमें मैं क्या बताऊँ, ठीक है। एमर्जिंग डिसीज़ ये आप पढ़ लेना,
इसमें नेक्स्ट हम 5th चैप्टर की बात करते हैं, उपशय एवं अनुपशय। चैप्टर 5 इज उपशय एवं अनुपशय। तो उपशय की परिभाषा और पर्याय क्या होता है। उपशय के पर्याय भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मेरे एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ कि इससे देखो जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उपतन परि इन सब से नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है उपशय से। उपशय वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अगर कोई बीमारी आपके पास ऐसी आ गई है कि आपको आपके शास्त्र में उस लक्षण का पता ही नहीं है, तो आप उसकी चिकित्सा कैसे करोगे। तो आप उसके लक्षण देखोगे, उसका अधिष्ठान देखोगे और उसका स्रोतस देखोगे, अग्नि की क्या है और कहाँ आहार से हो रहा है, विहार से हो रहा है, इन सब देख के आप उसकी चिकित्सा अपनी बुद्धि से कर सकते हो, इसीलिए बताया गया था। अब हम बात करते हैं उपशय और अनुपशय की। उपशय वो होता है जो औषध, अन्न, आहार या विहार रोगी के दोष, व्याधि अथवा दोष व्याधि दोनों के विपरीत या विपरीत अर्थकारी होकर सुखकारक, आरोग्यप्रद परिणाम यानी रिजल्ट प्रदान करे, उसे उपशय कहा जाता है। इसे साथ में भी कहा जाता है। साथ में इस द पर्याय, इसके पर्याय याद करना इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी एक एक करके। तो जैसे मैंने उपशय की एक नॉर्मल भाषा में आपको बताया था कि जो पेशेंट के लिए यानी जो व्यक्ति के लिए हितकर होगा, दैट इज उपशय। अब वो क्या हो सकता है, औषध हो सकता है, आहार हो सकता है, विहार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। अब ये विपरीत अर्थकारी ये क्या होता है, बताऊंगी सब बताऊंगी। तो सबसे पहले सिनोनियम देख लेते हैं, याद करना ज़रूरी रहेगा सारे, ठीक है। साथ में होता है, साथ में तो यानी शरीर के अनुकूल तो है ही, भेषज है, औषध प्रयोग है यानी जो व्याधि का शमन करे, सुख अनुबंध यानी सुख की प्राप्ति देता है और वेदना को शांत करता है, हित है आपके लिए, क्या है वो हित है, आपके धातु को साम्य बनाए रखता है। अनुपशय की परिभाषा और पर्यायावली, ठीक है। तो इसके पर्याय और अनुपशय क्या होता है। तो अनुपशय वो हो जाएगा जो उपशय नहीं है, यानी जो हमारी बॉडी के लिए हितकर नहीं है। तो जो औषधि, अन्न, विहार, दोष, व्याधि उनको बढ़ाकर दुख, वेदना या लक्षण में वृद्धि उत्पन्न करे, वो अनुपशय है और ये असाध्य का सूचक है, यानी ये अहित है, असाध्य है, यानी असाथ में अहित, व्याधि वर्धक और दुख अनुबंध। आपसे पता है एमसीक्यू में कुछ भी, देखो मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यू कैसे बनेगा। आपसे पूछ लेगा, सबसे पहले तो इससे शॉर्ट भी बन सकता है, ये चीज़ याद रखना कि शॉर्ट में ही पूछ लेगा कि इसके पर्याय को बताते हुए 18 प्रकार बताओ, वो भी मैं बताऊंगी। तो अनुपशय का एक तो ऐसे क्यों बन सकता है। अब एमसीक्यू कैसे बनेगा, वो कहेंगे कि व्याधि वर्धक क्या होता है, अनुपशय, उपशय, भेषज और चिकित्सक, इस तरह से वो 4 ऑप्शन बना के लिख देंगे। तो आपको क्या टिक लगाना पड़ेगा, दैट इज अनुपशय। या फिर सेम वो कर सकते हैं यहाँ पे सुख अनुबंध क्या होता है, यही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आपको पता ही है। सुख अनुबंध इंपॉर्टेंट रहेगा और व्याधि वर्धक इंपॉर्टेंट रहेगा। व्याधि नाशक इसके अपोजिट आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कि व्याधि का नाश करता है। तो इतनी बात अब समझ आपको आ गई होगी। अब हम बात आते हैं अपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा मकसद यही था, मकसद नहीं भूलना है, ठीक है। चीन टपा के डम डम, ऐसे ही था ना, ठीक है। तो मकसद नहीं भूला है हमने। तो ये हम 18 प्रकार के पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे SAQ आ सकता है, MCQ आना आउट क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ मैं, आउट क्वेश्चन है, अलग कलर से लिखो, है ना, ताकि एकदम चमक जाए। आउट क्वेश्चन है, MCQ तो आएगा, MCQ तो आना बनता है, बाकी LAQ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा संप्राप्ति के साथ या पूर्व रूप के साथ या रूप के साथ जुड़ के, अकेला नहीं आएगा LAQ में, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, इतना LAQ वाला इसका वेट नहीं है। महर्षि चरक, वाग्भट ने 18 प्रकार के बताए हैं, बिल्कुल। इसमें इन्होंने 3 कारण लिए हैं, एक तो औषध, आहार, औषध, अन्न को मैं आहार पढ़ूंगी, विहार तो विहार ही है, तो औषध, अन्न, औषध, आहार, विहार, और 6 मुख्य इनके सिद्धांत हैं। तो इस तरह से 6 × 3 18 हो जाता है। अब ये 6 सिद्धांत इन्होंने क्या लिए हैं, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्हें समझो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। हेतु विपरीत, कारण का प्रत्यक्ष विरोधी। अब समझो, हेतु इज निदान,
निदान जो देखो, आपको लग गई ठंड, आपको क्या लग गई है, ठंड लग गई है, तो आप गर्म पानी पी लो, हेतु के विपरीत चिकित्सा कर लो, ठीक हो जाओगे। हो गया बात, हो गई बात सही। यानी जो भी आपका हेतु था, आपका जो हेतु था वो ठंड लगना था, आपने गर्म पानी पी लिया, गर्म चीज़ खा ली, उससे क्या हो जाएगा, आपका हेतु विपरीत हो जाएगा, इससे व्याधि शांत हो जाएगी। तो दैट इज हेतु विपरीत। व्याधि के विपरीत क्या है कि जैसे खदिर कुष्ठ घना नाम है, तो आपके कुष्ठ हुआ, आपने खदिर का सेवन कर लिया, दैट इज व्याधि विपरीत। अब हेतु व्याधि विपरीत क्या है कि जो कारण और रोग दोनों के ही विपरीत हो एक ही समय पे, तो समझ आ गया। तो अब क्या है कि हेतु विपरीत अर्थकारी, कारण जैसा प्रतीत होने वाला परंतु विपरीत प्रभाव देने वाला होता है। देखो, हेतु के विपरीत अर्थकारी होता है, कैसे बताऊँ, शांति, काम डाउन। सुनो, यहाँ पे मैंने आपको बताया हेतु के विपरीत है, यानी हेतु ठंडा था तो ये गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हेतु मान लो ठंडा है, तो इसकी चिकित्सा भी ठंडे से ही करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव गर्म जैसा होगा, यानी वो उसे शमन करेगा। आया समझ में। व्याधि विपरीत अर्थकारी, यानी व्याधि के जैसे प्रतीत होगा परंतु व्याधि का शमन करेगा। हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, यानी दोनों को ही शमन करेगा। लगेगा ऐसा कि ये तो व्याधि को भी बढ़ाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ाता। कारण के जैसा है, लेकिन वो कारण के जैसा एक्चुअली नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू बात और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हेतु विपरीत की बात करते हैं। तीनों ऑप्शंस, हेतु विपरीत, आहार, विहार और औषध, ये तीन ऑप्शंस रहेंगे हेतु विपरीत के। ठीक है, 1 2 3। सबसे पहले देखिएगा हेतु विपरीत औषध, जैसे शीतजन्य वातज शूल में शुंठी मरीच यानी उष्ण द्रव्य का प्रयोग करना। हेतु शीत है, औषध उष्ण है, तो समझ आ गया हेतु विपरीत औषध होगी। हेतु था ठंडा, दवाई दे दी गरम, तो क्या हो गया, विपरीत हो गया हेतु के, तो हो गया शुंठी मरीच इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इजी था एकदम। नेक्स्ट बात करते हैं हेतु विपरीत अन्न का। हेतु विपरीत है, लेकिन अब अन्न की बात करेंगे तो अन्न में क्या दे दोगे, रूक्षाहार जन्य। अगर आपका वात प्रकोप रूक्षाहार खाने से हुआ है तो फिर स्निग्ध अन्न खा लो तो वात का शमन हो जाएगा, तो दैट इज हेतु विपरीत अन्न। अन्न मतलब आहार, जो आप देखो, अन्न का मतलब भी नहीं पता है क्या, अन्न का मतलब नहीं पता, अन्न मतलब आहार, आहार मतलब जो आप रोज खाते हो, जो भी आप रोज खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, दाल खा रहे हो, हरी सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, वो सब आहार में। तो दूध भी तो आहार ही है जो आप रोज खाते हो, पीते हो। तो अब आपने रूक्ष आहार उस दिन ज़्यादा खा लिया और वात का प्रकोप हो गया। अब आपने स्निग्ध और स्निग्ध क्षीर यानी कि दूध और घृत का सेवन कर लिया तो वात का शमन हो गया। ये आहार था जो कि आपके घर में आहार की तरह मिलता है, ठीक है, तो उससे शांत हो गया, तो दैट इज हेतु विपरीत अन्न यानी आहार। हेतु विपरीत विहार का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी करना। तो अति अध्यशन, आपने खाना खाया बिल्कुल लैरिंग्स तक, फेरिंग्स तक बिल्कुल भर लिया आपने, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अति अध्यशन या आलसजन्य कफ वृद्धि। अति अध्यशन और अति आलसजन्य कफ की वृद्धि से अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो व्यायाम करो, या व्यायाम से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अति खाना खा लिया आपने, ये वाला अच्छा है, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, आपका बिल्कुल ही ट्रैक या वो भर दिया आपने, बिल्कुल ईसोफेगस तक खा लिया आपने। अब आपको उससे उस हेतु के विपरीत काम करना पड़ेगा, तो उसे पचाना पड़ेगा। वो पचाओगे कैसे, एक्टिविटी करके, व्यायाम करके। सो दिस इज हेतु विपरीत विहार था। विहार मतलब कुछ भी एक्टिविटी से उसे कम करना। आया समझ में ना। तो यहाँ पे 18 में से 3 आपने कर लिए, अब बचा 15 बचे। अब हेतु विपरीत कर लिए, अब व्याधि विपरीत की बात करते हैं। तो व्याधि विपरीत भी 3 होंगे, व्याधि विपरीत औषध, अन्न और आहार और विहार। तो औषध का देखेंगे, व्याधि के विपरीत औषध, जैसे अतिसार में कुटज, जैसे कुष्ठ में खदिर। कुष्ठ वाला लिख दूँ क्योंकि मैंने कुष्ठ वाली बता दिया था आपको। अब ये नहीं कि नहीं मैडम हमारी बुक में नहीं दिया, आपकी बुक में नहीं दिया, आपके दिमाग तो है ना, कॉमन सेंस लगाया करो, कुछ भी लिख दो वो चलेगा, ठीक है, बस सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एग्जाम्पल चाहे कुछ भी लिखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
कुष्ठ खदिर, अरे हाँ, कुष्ठ में खदिर खाना भी क्या है, व्याधि विपरीत औषध है। कुष्ठ खदिर कुष्ठ खनानाम, अतिसार में किसको यूज करते हैं, कुटज को, स्तंभक औषधियों को, या फिर इसका विडंग कृमि खनानाम, कृमि रोग में विडंग को यूज करते हैं। तो ऑल आर करेक्ट परफेक्टली, ठीक है, आ गया समझ में। व्याधि विपरीत औषध हो गई। अब व्याधि के विपरीत अन्न, व्याधि हुई अतिसार में मूंग दाल नहीं खिलाते, वो अन्न है क्योंकि वो हम खाना आहार है। तो अतिसार में मसूर की दाल खाना ही क्या हो जाएगा, व्याधि विपरीत अन्न हो जाएगा। कहते हैं व्याधि विपरीत विहार की, तो व्याधि के विपरीत विहार, उरु स्तंभ कैसी व्याधि है, इसमें क्या होता है, आम की फॉर्मेशन होती है। अब आम के फॉर्मेशन के लिए, आम को कम करने के लिए, यानी कफ, एक्चुअली कफ है ना, कफ एंड आम आर रिलेटेड। तो अब उस कफ को कम करने के लिए आपको विहार क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, यानी वात को बढ़ाओगे तो कफ कम होगा ना। तो यहाँ पे आप उरु स्तंभ में तैरोगे तो आपकी व्याधि विपरीत विहार हो जाएगा। आपको 6 याद हो गए ना। अब हम देखते हैं हेतु अभी हमने पढ़ा हेतु विपरीत, अब व्याधि विपरीत, अब हम पढ़ेंगे हेतु व्याधि विपरीत दोनों के। तो ये कह रहे हैं कि वातज कफज शोथ में, देखिएगा ध्यान से, वात और कफ के शोथ में दशमूल क्वाथ का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, जो शीत और स्निग्ध आहार से उत्पन्न हुआ हो उसे शमन करने के लिए दशमूल क्वाथ का प्रयोग होता है, जो वात और कफ दोनों का नाश करता है और शोथ का भी। समझो ये थोड़ा हार्ड है समझना। देखो, हेतु उसका वात कफ है और व्याधि उसकी शोथ है। अब दशमूल जो है वात कफ का भी शमन कर रहा है और व्याधि जो शोथ है उसका भी शमन कर रहे हैं। तो हेतु व्याधि विपरीत औषध कौन हो गया, दशमूल क्वाथ हो गया। आ गया होगा समझ में। नहीं आया खुद से दोबारा पढ़ना है, समझ ना आए तो पैसे वापस हो जाएंगे। बता देना मुझे कमेंट करके कि नहीं आया समझ में। हेतु व्याधि विपरीत अन्न, अभी यहाँ पे औषध था दशमूल क्वाथ, अब अन्न की बात करें तो शीत स्निग्ध हेतु जन्य अतिसार। क्या इन्होंने बोला है, शीत और स्निग्ध उसका हेतु है, व्याधि अतिसार है, तो उसकी चिकित्सा उष्ण रूक्ष यवागु। उष्ण रूक्ष किसके विपरीत, हेतु के, यवागु अतिसार के लिए। आ गया समझ में, आ गया ना। नहीं आया तो दोबारा देखना, दोबारा समझ आ जाएगा। मैंने क्या बताया, हेतु विपरीत, हेतु व्याधि, हेतु हो गया शीत स्निग्ध, व्याधि हो गई अतिसार, तो अन इसके क्या हो जाएगा, उष्ण रूक्ष, और यवागु हो जाएगा इसका अतिसार के लिए। आ गया समझ में। अब विहार की बात करते हैं तो देवा स्वप्न और कफवर्धक, एक तो कफवर्धक और देवा स्वप्न, और हुआ क्या था, तंद्रा या निद्रा अधिक्य। ठीक है, देखो 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 देखो, हेतु इसका क्या था, कफवर्धक होना, व्याधि क्या है, निद्रा अधिक्य या तंद्रा। ठीक, अब उसका जो विहार हम कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, जो कि वात वर्धक है, जो कि रूक्ष होता है, जो कि वात को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। ठीक है, और पैदल चलना, दोनों बातें आ गया समझ में। अब हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु है, हेतु के विपरीत अर्थकारी, यानी हेतु के जैसा है लेकिन काम उसके उल्टा करता है, शमन करता है। समझो, आपको पित्तज दाह हुआ है, पित्तज मीन्स ऑलरेडी वो गर्म है, उस पे आपने उष्ण वीर्य का उपनाह लगा दिया, तो ये क्या हो गया, गर्म को गर्म ही काट रहा है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, ठीक वैसे ही ये बात कह रहे हैं कि पित्तज दाह हुआ तो उस पर उष्ण उपनाह लगाने से, जिससे श्वेत निकलकर दाह का शमन हो जाता है, यानी उष्ण का काट उष्ण ने ही कर दिया, तो दैट इज औषध। हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न की बात करते हैं तो पित्तज ज्वर में मध्य का अल्प मात्रा में प्रयोग करना, यानी पित्त, देखो यहाँ पे अन्न की बात करें, देखो मध्य एज एन अन्न हम यूज़ कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो खैर पानी मिला के जब भी आप मतलब ले सकते हो, ठीक है। तो अन्न जब यहाँ पे आपको पित्तज दाह या पित्तज ज्वर हुआ, यानी उसका हेतु उष्ण है, आपको पता है मध्य तो वैसे भी उष्ण तीक्ष्ण है, तो यहाँ पे आपने उसे क्या दिया है, मध्य दिया है, उष्ण गुण युक्त। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु विपरीत अर्थकारी, क्योंकि दोनों ही उष्ण है लेकिन वो उस व्याधि को कम कर रहे हैं।
ठीक है, मध्य किसको कम कर रहा है, ज्वर को या दाह को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हेतु विपरीत अर्थकारी विहार। ठीक है, विहार क्या हो जाएगा कि भयजन्य वात प्रकोप में, भय की वजह से जो वात का प्रकोप, जब आप डरते हो तो वात का प्रकोप होता है। अब उस डर को हराने के लिए, उसका शमन करने के लिए आपको उसे दोबारा से डराना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? ये ऐसा होता है कि कोई डर गया, आपने उसे दोबारा डरा दिया तो उसका वो डर ख़त्म हो जाएगा। इसे ऐसे याद कर लो, ठीक है, कि ये ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध। ये तो हेतु था, अब व्याधि की बात कर रहे हैं। तो वमन में व्याधि के विपरीत, एक तो वमन उसे हो रहा है, ऊपर से तुम उसे मदन फल खिला रहे हो, लेकिन ये उसका चिकित्सा है, औषध उसके लिए हितकर है। तो वमन में जब मदन फल खिलाते हैं तो दोषों को निकाल कर शांत कर देता है। रीज़न तो आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अन्न की बात करें तो अतिसार में क्या खिला देते हैं, दूध खिला देते हैं, जो कि रेचक होता है, जिससे आमाशय का शोधन करके वो सारा अतिसार का शमन हो जाता है। समझ आ गया? ये तो ईजी है। विहार क्या हो जाएगा कि वमन में कंठ में उंगली प्रवेश करके उसे वमन कराना दोबारा से। अब हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, इसे समझो। उष्ण हेतुजन्य उन्माद, उष्ण हेतुजन्य, उष्ण है, हेतुजन्य उन्माद है और उष्ण है। देखो शब्दों पे ध्यान दो, मैं फिर अभी अलग अलग करके बताती हूँ। उष्ण है और उन्माद है। हेतु हो गया उष्ण, उन्माद हो गया उसकी व्याधि। अब उसमें हम क्या देंगे, उष्ण वीर्य वाली महापैशाचिक घृत देंगे। मदन फल का प्रयोग यहाँ पे कराते हैं, जिससे इसका शमन होता है। तो समझे हेतु व्याधि क्या है कि उष्ण हेतु है, उन्माद है, उसमें हमने उष्ण ही वीर्य महापैशाचिक घृत दिया है, या मदन फल का प्रयोग हम वहाँ पे कर रहे हैं उसको शमन करने के लिए। अन्न की बात करते हैं तो अम्बुपान यानी जल्य उदर में, एक तो वैसे उसका पेट भरा है, द्रव पदार्थ देकर ही मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करना। देखो अम्बुपान जल या जलजन्य उदर, यानी कि जो एसाइटिस है उसमें जल ही होता है, उसमें हम दुग्ध खिला रहे हैं। आहार के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, दुग्ध आहार का। वैसे तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि वैसे ही वहाँ पर पानी भरा पड़ा है, तुम पानी पिला रहे हो, मतलब लिक्विड खिला रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे वो बीमारी उससे ठीक हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अन्न का एग्जाम्पल हो जाएगा। हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, तो इसमें विहार की बात कर रहे हैं। तो सन्न जल विहार जन्य उरु स्तंभ, तो जो उरु स्तंभ उसे हुआ है किसकी वजह से, जल विहार की वजह से। तो उसमें उसे देखो जल में तैरने की वजह से उसे उरु स्तंभ हुआ था। अब उसे दोबारा से क्या कहा जा रहा है कि तुम दोबारा से जल में तैरो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। बस ये था 18 प्रकार का हेतु व्याधि और इनके विपरीत अर्थकारी और विपरीत, है ना। तो ये चिकित्सा थी कि इस तरह से हम चिकित्सा करते हैं 18 प्रकार से। जब व्याधि के लक्षण स्पष्ट ना हो, गुण लिंग व्याधि हो, तो उपशय को, अच्छा ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। उपशय जब कोई गुण लिंग व्याधि हो तो उसका उपशय को गुण लिंग व्याधि परीक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यदि संभावित निदान दी गई और लिखते हैं। देखो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब हमें कोई गुण लिंग व्याधि, यानी हमें उसका पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली ये व्याधि है क्या। तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर औषधि हमारी सही काम कर रही है तो वो उपशय हो जाएगा। यदि वो लक्षण को बढ़ाने लगे तो वो अनुपशय हो जाएगा। तो मतलब हमें जो हमारी विचार, तो जो हमारा जो हमने मेडिसिन दी है वो हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 और 5। इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। बाकी जो पहला वाला चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू।